हमारी कहानी शुरू होती है किमीतो से, एक बिल्कुल आम सा हाई स्कूल लड़का जो अपने स्कूल में चुपचाप अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन एक दिन अचानक कुछ हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लड़के उसे जबरदस्ती उठा लेते हैं और सीधा ले जाते हैं सैकिन एकेडमी के गेट पर। वहीं उसकी मुलाकात होती है मियुकी से, जिसे किमीतो की पर्सनल मेड बनाया गया है। वो बेचारी कंफ्यूज किमीतो को लेकर जाती है सीधे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाने। यहीं पर किमीतो को पता चलता है कि सैकिन एकेडमी कोई आम स्कूल नहीं बल्कि एक एलीट ऑल गर्ल्स स्कूल है, जहाँ सिर्फ अमीर घरों की लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन समस्या ये है कि असल दुनिया से बिल्कुल कटे रहने की वजह से यहाँ की ज्यादातर लड़कियां ऑनलाइन गेम्स और हमारी वीडियोस की ऐसी आदी हो जाती हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूरी तरह एंटी सोशल बनकर घर में ही बंद होकर रहने लगती हैं। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए स्कूल ने चुना है किमीतो को, एक ऐसा लड़का जो हर तरह से बिल्कुल साधारण है, ना ज्यादा स्मार्ट ना ज्यादा खास। उसका काम है इन एलीट लड़कियों को एक आम आदमी की जिंदगी से रूबरू कराना और उन्हें लड़कों के साथ थोड़ा कंफर्टेबल बनाना। क्योंकि सच ये है कि सैकिन एकेडमी की ज्यादातर लड़कियों ने जिंदगी में कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मियुकी और प्रिंसिपल गलती से ये मान लेते हैं कि किमीतो को हैंडसम मसल्स वाले मर्द पसंद है। लेकिन जैसे ही किमीतो साफ साफ कहता है कि उसे तो लड़कियां पसंद है, तो दोनों घबरा जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए ये फैसला कर लेते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए किमीतो की मर्दानगी काटनी पड़ेगी। ये सुनते ही किमीतो के तो होश हो जाते हैं। वो तुरंत चिल्लाकर कहता है कि उसे तो हैंडसम और मसल्स वाले मर्द बेहद पसंद है। किसी तरह उसको कटाना कटने का खतरा टलता है और किमीतो को उसकी क्लासरूम में भेज दिया जाता है। क्लास में घुसते ही चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां देखकर किमीतो और भी नर्वस हो जाता है। इन्हीं में से एक है रेको, जो पढ़ाई, आर्ट, स्पोर्ट्स हर चीज में परफेक्ट है। अचानक किमीतो का मोबाइल बज उठता है। ये आवाज सुनकर क्लास की सारी लड़कियां चौंक जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब चीज कभी देखी ही नहीं। सब लड़कियां उस एलियन ऑब्जेक्ट यानी मोबाइल पर टूट पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद रेको मोबाइल वापस करती है, लेकिन उसे एक गिफ्ट बॉक्स में रखकर। जब वो बॉक्स किमीतो को देती है तो गलती से दोनों के हाथ टकरा जाते हैं। बस फिर क्या, रेको पूरी तरह शर्मा जाती है, क्योंकि अपने पिता के अलावा ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के को छुआ था। उसी दिन बाद में स्कूल के मैदान में आइका नाम की एक लड़की, जो हर चीज में फेल होती है और पूरी तरह आउटकास्ट है, अचानक किमीतो का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन किमीतो किसी तरह इस स्वर्ग यात्रा से बच जाता है। जब वो आइका से इसके पीछे की वजह पूछता है तो वो बताती है कि सीनियर्स ने उससे कहा था कि अगर वो किसी लड़के को किस कर ले तो उसके सारे सपने तुरंत पूरे हो जाएंगे। मजाक उड़ाते हुए किमीतो कह देता है कि सपने पूरे करने के लिए उसे जमीन पर लौटना पड़ेगा और कुत्ते की तरह भौंकना भी पड़ेगा। और आइका बिना एक सवाल पूछे वही सब करने लगती है। ये देखकर किमीतो खुद हैरान रह जाता है। एक थकाने वाले दिन के बाद मियुकी किमीतो को उसके कमरे तक छोड़ने जाती है। दरवाजा खुलते ही किमीतो चौंक जाता है। कमरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसका अपने घर का कमरा। दीवारों पर लगे उसके दो खास पोस्टर तक वही। अपनी जान बचाने के लिए और मियुकी की खतरनाक कैंची से अपनी कटाना सुरक्षित रखने के लिए वो मजबूरी में पोस्टर फाड़ देता है। थोड़ी देर बाद आइका किमीतो के कमरे में आती है और बताती है कि वो 50 से ज्यादा बार लौट चुकी है, लेकिन अब तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ। वो बताती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर स्टूडेंट बनना चाहती है और इसलिए एक आम आदमी की जिंदगी के बारे में और सीखना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा कर पाई तो बाकी स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करने लगेंगी। उसकी हालत देखकर किमीतो को उस पर तरस आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसी के साथ आइका किमीतो के कॉमनर्स क्लब की पहली मेंबर बन जाती है और अगला दिन शुरू होता है इस पागलपन भरे स्कूल में, जब मियुकी सीधे किमीतो के मुंह के सामने आकर खड़ी होती है। वो मन ही मन यही दुआ कर रही होती है कि काश किमीतो आज सुबह उठा ही ना होता, क्योंकि अगर उसे कभी ये सच्चाई पता चल गई कि किमीतो को असल में लड़कियां पसंद हैं, तो वो उसके साथ क्या कर बैठेगी ये तो वो भी नहीं जानती। किमीतो भी ये सब महसूस करता है और मजबूरी में अपनी मेड मियुकी की हर अजीब हरकत में साथ देता रहता है। उसी दिन बाद में रेको किमीतो को स्कूल के कैफेटेरिया में लेकर जाती है। कैफेटेरिया देखकर किमीतो हैरान रह जाता है और कहता है कि ये जगह तो स्कूल कम और 5 स्टार होटल ज्यादा लग रही है। हर डिश का नाम फ्रेंच टाइप का होता है। ऐसे में जब किमीतो कप नूडल्स खाने का फैसला करता है तो सारी लड़कियां पहली बार कॉमनर खाना देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं। ये अजीब सा खाना सबके साथ शेयर करने के लिए किमीतो उन्हें बताता है कि इसे बनाते कैसे हैं। फिर अपना एक ही इंस्टेंट नूडल्स कप सब लड़कियों में बांट देता है। हर लड़की को बस थोड़ा सा नूडल मिलता है, वो भी छोटी छोटी महंगी प्लेट्स में। लेकिन मजे की बात ये है कि सबको ये अजीब कॉमनर खाना बहुत पसंद आ जाता है। उसी दिन बाद में कॉमनर्स क्लब में आइका किमीतो के कमरे में आती है एक बहुत सीरियस क्लब एक्टिविटी के लिए। लेकिन असल में दोनों बस साथ बैठकर मजे करते हैं और आइका किमीतो की एलियन लाइफस्टाइल के बारे में नई नई चीजें जानती है, जैसे मांगा। अचानक किमीतो को अपनी भोली दोस्त से थोड़ा मजाक करने का ख्याल आता है। वो आइका से कहता है कि जिस मांगा को वो अभी पढ़ रही है उसके कैरेक्टर्स जैसी पावर असल में उसमें भी है। ये सुनते ही आइका पूरी तरह सीरियस हो जाती है और टाइम रोकने का जादू चलाने लगती है। किमीतो भी मजाक को आगे बढ़ाते हुए एकदम मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि तब भी जब आइका उसे एक चौंकाने वाला नजारा दिखाती है। लेकिन जैसे ही आइका उसे किस करने की कोशिश करती है, किमीतो तुरंत मजाक खत्म कर देता है। ये बात आइका को बहुत शर्मिंदा कर देती है। उसी रात नहाने जाते वक्त किमीतो गलती से रेको से टकरा जाता है, लेकिन रेको उसे माफ
माफ कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से किमीतो को तो सिर्फ हैंडसम मसल्स वाले मर्द पसंद है। हालांकि अब किमीतो के लिए अपने असली जज्बात छुपाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब रेको किसी और मर्द द्वारा देख लिए जाने को अपनी पवित्रता खत्म मान लेती है। उसके हिसाब से अब उसे किमीतो की पत्नी बनना ही होगा। अगले दिन क्लास में रेको बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाती, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अपने होने वाले मंगेतर किमीतो का ही ख्याल घूमता रहता है। कुछ दिन बाद किमीतो की मुलाकात होती है हाकुआ से, एक दिखने में छोटी सी लड़की जो ऐसे मैथ्स के फॉर्मूले लिख रही होती है जिन्हें किमीतो समझने की सोच भी नहीं सकता। उसमें दिलचस्पी लेकर किमीतो हाकुआ को कॉमनर्स क्लब रूम में बुलाता है। वहाँ वो उसे रामेन खिलाता है जो हाकुआ को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे हाकुआ किमीतो को भी पसंद करने लगती है, लगभग उतना ही जितना उसे वो फ्री एलियन खाना पसंद है। इसके बाद किमीतो हाकुआ को उसके लैब में छोड़ने जाता है और उसे काम करते हुए देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ल और बर्ताव के बावजूद हाकुआ कोई छोटी बच्ची नहीं है, और हैरानी की बात ये कि वो किमीतो की ही उम्र की है और असल में एक सुपर जीनियस है। लेकिन तभी हाकुआ की मेड्स किमीतो को बताती है कि हाकुआ उसे पसंद करने लगी है। ये सुनकर बेचारा कॉमनर बस यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी अब इससे ज्यादा और पागलपन से ना भरे, लेकिन अफसोस जिंदगी और ज्यादा झंड हो जाती है। जल्द ही किमीतो की टक्कर होती है कैरन से, एक गुस्सैल लड़की जो तलवार चलाने में काफी माहिर है। मैनेजर बुलाने की जगह कैरन सीधे किमीतो पर हमला कर देती है। वो इतनी ताकत से तलवार चलाती है कि आसपास खड़े सब लोगों के कपड़े चिथड़ों में बदल जाते हैं और किमीतो भी इससे नहीं बचता। हालांकि लड़ाई के दौरान किमीतो गलती से अपनी मर्दानगी दिखा बैठता है और उसी के दम पर कैरन को हरा देता है। हार कर और शर्मिंदा होकर कैरन ऐलान करती है कि वो आज से किमीतो की नौकरानी बनकर रहेगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो इतनी ताकतवर ना बन जाए कि उसे लड़ाई में मार सके। इतनी हेक्टिक दोपहर के बाद किमीतो पहले से भी ज्यादा थक चुका होता है। इस एलीट स्कूल के स्टूडेंट्स की हरकतें उसकी जान निकाल रही होती है और तभी वो खुद को अपने कमरे में दो नई लड़कियों के साथ पाता है। दोनों ही खुद को कॉमनर्स क्लब की नई मेंबर घोषित कर देती है। नाम के हिसाब से चाहे कैरन जितनी गुस्सैल और चिड़चिड़ी लगती हो, लेकिन उसका एक सॉफ्ट साइड भी है। वो जल्दी ही छोटी सी हाकुआ को बहुत पसंद करने लगती है और उसके साथ काफी जेंटल हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक वेटर आकर एक बॉक्स रख जाता है जिसमें ढेर सारे मोबाइल फोन होते हैं। ये वही फोन है जिन्हें आयका पॉपुलर बनने के लिए इस्तेमाल करने वाली होती है। आयका तुरंत सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फोटो देखने के बाद वो खुद की ही तारीफ करने लगती है और बोलती है कि वो काफी क्यूट लग रही है। दिन के आखिर में चारों मिलकर अपनी नई दोस्ती को यादगार बनाने के लिए एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं और यहीं से कैरन इस अजीब सी एलियन मशीन यानी सेल्फी कैमरे की दीवानी हो जाती है। कुछ समय बाद रेको किमीतो को एक टी पार्टी के लिए बुलाती है। उसका कहना होता है कि वो बस आराम से उससे बातें करना चाहती है, लेकिन किमीतो उसका ऑफर मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही आयका के साथ प्लान बना रखा होता है। इधर रेको अपनी दोस्तों के साथ टी पार्टी में होती है। बाकी लड़कियां तो मजे कर रही होती हैं, लेकिन रेको का मन किमीतो की नाइंसाफी से अब भी परेशान रहता है। इसी चिड़चिड़ेपन में वो अनजाने में अपनी भड़ास दोस्तों पर निकाल देती है। उस रात रेको को अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता है। वो सोचती है कि वो आयका की तरह किमीतो के करीब क्यों नहीं आ पा रही। अगले दिन स्कूल में हाकुआ क्लास के सभी स्टूडेंट्स को फ्री में मोबाइल फोन बांटती है ताकि सब एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें और आयका का असली दोस्त बनाने का सपना थोड़ा और करीब आ सके। क्लास में आयका को रेको और उसकी दोस्तों के बीच अजीब सा माहौल महसूस होता है। वो रेको की मदद करने के लिए उसे पार्टी रखने की सलाह देती है, लेकिन आयका का एंटी सोशल नेचर रेको को बदतमीजी लगता है और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी गर्मा गर्म माहौल में रेको को कॉमनर्स क्लब के बारे में पता चलता है। अपना सपना कि एक दिन किमीतो से शादी करनी है, उसको पूरा करने के लिए वो जिद करती है कि उसे भी क्लब की मेंबर बनाया जाए। आयका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी नाराजगी के बावजूद रेको आखिरकार कॉमनर्स क्लब की ऑफिशियल मेंबर बन ही जाती है। क्लब की एक्टिविटीज चल ही रही होती हैं कि तभी मियुकी किमीतो के कमरे में आ जाती है। एक साथ इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होती और एक बार फिर अपनी बड़ी सी कैंची निकालकर किमीतो की मर्दानगी काटने की धमकी दे डालती है। बेचारा किमीतो फिर से शर्मिंदगी के साथ ये नाटक करता है कि उसे मसल्स वाले हैंडसम मर्द पसंद है, लेकिन अब क्लब की लड़कियों को उस पर शक होने लगता है। वो उसके असल बात पूछने के लिए उस पर सवाल उठाने लगती है। अगले दिन किमीतो की नींद खुलती है और वो हैरान रह जाता है जब उसे अपने पास हाकुआ लेटी हुई मिलती है। तभी हाकुआ के पेट से भूख की आवाज आती है। किमीतो उसे नाश्ते में कॉमनर खाना बनाने का ऑफर देता है और आलू के केक बनाने का फैसला करता है। हाकुआ जो भी बने खाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ में खाना बनाते वक्त हाकुआ फिर से अपने कपड़े उतार देती है और दीवार पर नोट्स लिखने लगती है। ये देखकर किमीतो काफी परेशान हो जाता है। आखिर में खाना बनाने में हाकुआ ज्यादा मदद तो नहीं करती, लेकिन आलू के केक जैसे तैसे करके बन जाते हैं और हाकुआ उन्हें बड़े मजे से खाती है। खाने के बाद किमीतो हाकुआ को उसकी लैब में छोड़ने जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा झटका लगता है जब वो अपने जैसा दिखने वाला एक प्लशी टॉय
टॉय देखता है। शर्म से लाल हुई हाकुआ तुरंत किमीटो को कमरे से बाहर धक्का दे देती है। इधर बाकी लड़कियां हाकुआ और किमीटो की नजदीकियों से जलने लगती हैं। वो कोशिश करती हैं कि हाकुआ ज्यादा उनके साथ रहे और किमीटो से दूर हो जाए, लेकिन हाकुआ इनकी किसी भी कोशिश में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। आखिरकार लड़कियों को हार माननी ही पड़ती है। कुछ समय बाद साकेन एकेडमी स्टूडेंट्स के लिए एक खास ट्रिप प्लान करती है। इस ट्रिप का मकसद होता है लड़कियों को सुरक्षित तरीके से नॉर्मल लाइफ का अनुभव कराना। इसके लिए एक अलग जमीन बनाई जाती है जहाँ नॉर्मल दुकानें, सड़कें और आम जापान जैसी लाइफ होती है, ताकि स्टूडेंट्स असली दुनिया की अहमियत समझ सके और सड़क पार करना या नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करना जैसी छोटी छोटी चीजें सीख सके। लेकिन घूमते घूमते किमीटो को जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये जगह असली जापान जैसी बिल्कुल नहीं है जिसे वो जानता है। कई छोटी छोटी कमियां उसे साफ दिखती हैं, लेकिन वो जानबूझकर इन सबको नजरअंदाज कर देता है। इसके बजाय वो लड़कियों को हौसला देता है कि वो खुद से अपना खाना ऑर्डर करके देखे। वो तो आयका को एक एक लाइन तक समझा देता है कि उसे क्या बोलना है, ताकि वो क्लासमेट्स के सामने थोड़ी तारीफ बटोर सके। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा होता ही नहीं। ऑर्डर करते वक्त आयका घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। फिर भी आखिरकार आयका और रेको दोनों ही खुद से खाना ऑर्डर कर पाती है। ये देखकर क्लास की बाकी लड़कियां काफी इंप्रेस हो जाती है और सब उसको फॉलो करने का फैसला करती है। जैसे जैसे स्कूल ट्रिप आगे बढ़ती है, क्लास और भी जगहों पर जाती है मजे करने के लिए, जैसे कि एक आर्केड। वहाँ रेको सबको चौंकाते हुए क्रेन गेम से एक डॉल जीत लेती है। ये छोटी सी जीत उसे अंदर से बहुत खुश कर देती है। इधर अब आयका का टाइम आता है चमकने का। वो बाकी स्टूडेंट्स को आर्केड के अलग अलग गेम्स खेलना सिखाती है। वो सब जो उसने किमीटो के कमरे में बैठकर मैंगा पढ़ते हुए सीखे थे। उसकी जानकारी और परफॉर्मेंस क्लास के बीच उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ा देती है। ये सब देखकर रेको आयका को 2 लोगों वाला गेम खेलने की चुनौती देती है, लेकिन खेलते खेलते दोनों के बीच कंपटीशन कम और बॉन्डिंग ज्यादा होने लगती है और इसी तरह रेको और आयका आखिरकार अच्छी दोस्त बन जाती है। उसी दिन बाद में किमीटो कैरन को आईने के सामने एक ड्रेस देखते हुए पकड़ता है। वो उसे पहनना तो चाहती है, लेकिन शर्म के मारे ट्राई नहीं कर पाती। ये समझते हुए कि कैरन असल में उसकी न के बराबर फाइटिंग स्किल्स से डरती है, किमीटो उसे मना लेता है कि वो सारे कपड़े ट्राई करे जो उसे पसंद है। जब किमीटो उसकी तारीफ करता है तो कैरन को जबरदस्त झटका लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि किमीटो उसे अट्रैक्टिव मानता है। शर्म और घबराहट में कैरन किमीटो को मार देती है और भाग जाती है। अगली सुबह किमीटो की नींद खुलती है और सामने होता है फिर से मियुकी का चेहरा, और एक बार फिर वो दिल ही दिल में यही चाहती है कि काश वो आज भी जागा ही ना होता। इधर हाकुआ स्कूल ट्रिप के दौरान किमीटो को बहुत मिस करती है। उसकी मेड उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब किमीटो आखिरकार अकेडमी लौटता है तो एक बड़ा राज पता चलता है कि मियुकी हर सुबह किमीटो को किस करके जगाती थी और यही असली वजह थी कि वो रोज उसके न जागने की दुआ करती थी। कुछ समय बाद किमीटो आयका को अपने फोन का एक फॉर्चून टेलिंग गेम दिखाता है। ऐसी चीज का होना आयका को काफी मजेदार लगता है। फिर कॉमनर्स क्लब में सारी लड़कियां इकट्ठा होती हैं और ऐप ट्राई करने का फैसला करती हैं। जल्दी ही सब उस ऐप की दीवानी हो जाती है, क्योंकि वो हर लड़की की पर्सनैलिटी और नेचर बिल्कुल सही बता देता है। इसके बाद लड़कियां एक रिलेशनशिप रेटिंग गेम खेलती हैं, ये जानने के लिए कि किमीटो से शादी के लिए कौन सबसे ज्यादा फिट है। सबसे पहले आयका ट्राई करती है और 100 में से 80 पॉइंट्स पाकर खुशी से उछल पड़ती है। इसके बाद रेको की बारी आती है और वो 90 पॉइंट्स पाकर आयका का सारा जोश ठंडा कर देती है। वो उसे चढ़ाती रहती है। तभी कैरन भी ट्राई करने के लिए मान जाती है, लेकिन जैसे ही उसका स्कोर 0 आता है वो गुस्से में किमीटो पर भड़क जाती है। फिर पता चलता है कि ऐप में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। असल में कैरन और किमीटो की कंपैटिबिलिटी पूरे 100 निकली थी। ये सुनते ही बाकी लड़कियां बुरी तरह जल जाती हैं और बोलने लगती हैं कि ऐप तो शुरू से ही खराब था। इधर हाकुआ भी ऐप ट्राई करती है, लेकिन उसका स्कोर 50 आता है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाती है। अगली सुबह फिर से मियुकी किमीटो को अपने होठों से जगाती है। इस बार वो उससे कह देता है कि अब से वो अलार्म क्लॉक से जग जाया करेगा। ये बात मियुकी को सीधे गुस्सा दिला देती है। उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि किमीटो को फिर से अपनी मर्दानगी खतरे में लगने लगती है। उसी दिन बाद में कैरन किमीटो को अपने कमरे में बुलाती है, ये बहाना बनाकर कि उसकी शर्ट रिपेयर करनी है जो उसने जानबूझकर फाड़ी थी। कमरे में जाते ही कैरन वही कपड़े पहन लेती है जो किमीटो ने स्कूल ट्रिप के दौरान उसे खरीदने के लिए मनाया था। दोनों धीरे धीरे और करीब आने लगते हैं और दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। लेकिन तभी बाकी लड़कियां कमरे में घुसकर पूरा मूड खराब कर देती हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि कैरन और किमीटो को अलमारी में छुपना पड़ता है। अलमारी के अंदर किमीटो और कैरन बेहद अजीब तरीके से एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं टिकता। थोड़ी ही देर में बाकी लड़कियां उन्हें पकड़ लेती हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए किमीटो झट से झूठ बोल देता है और कहता है कि वो तो कैरन के साथ रेसलिंग कर रहा था। वो सबको समझाता है कि ये तो कॉमन लोगों का एक नॉर्मल टाइम पास है। दुर्भाग्य से ये बात उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि अगले ही पल आयका किमीटो पर असली रेसलिंग मूव्स आजमाने लगती है। अगले दिन पिछले कंपैटिबिलिटी टेस्ट की वजह से हाकुआ का मन काफी उदास होता है। वो खुद को काफी लो फील कर रही होती है। इसी वजह से वो किमीटो को अपने पास बुलाती है ताकि उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सके और उसे और जान सके। जब किमीटो आने के लिए मान जाता है तो हाकुआ की मेड्स पूरा प्लान बना डालती हैं, किस तरह किसी भी हाल में दोनों को करीब लाया जाए। कुछ देर तक सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से ठीक चलता है। दोनों के बीच अच्छा माहौल बन जाता है, लेकिन तभी मियुकी आ जाती है और उनके इस छोटे से डेट पर सीधा ब्रेक लगा देती है। हालांकि दिन के आखिर में हाकुआ की मेड्स फिर भी खुश होती हैं, क्योंकि वो
वो हाकुआ और किमितो को थोड़ा और करीब लाने में कामयाब हो गई थी। कुछ समय बाद रेको किमितो को फोन पर अपने दोस्तों से बात करते सुन लेती है। वो उसे ये कहते सुनती है कि वो अपने दोस्तों को काफी मिस कर रहा है, लेकिन रेको इस बात को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि किमितो लंबे समय से मसल्स वाले लड़कों के बीच न रहने की वजह से एकेडमी छोड़ना चाहता है। उसे रोकने के लिए रेको ये बात बाकी लड़कियों को बता देती है और फिर सब मिलकर किमितो की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद ही लड़कों की तरह ड्रेसअप करने का फैसला कर लेती है। लेकिन ये प्लान वैसा काम नहीं करता जैसा उन्होंने सोचा था। आखिर में किमितो सबको समझा देता है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को मिस कर रहा था और उसका स्कूल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर सारी लड़कियों को काफी राहत मिलती है क्योंकि वो सब अब उससे काफी जुड़ चुकी होती है। कुछ दिन बाद क्लासरूम में किमितो और रेको अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है। वहाँ पहुँचते ही दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि सामने होते हैं रेको की माँ और उसका भाई और साफ दिख रहा होता है कि उन्हें रेको और किमितो की नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं है। रेको की माँ फिर एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि रेको की शादी उसके एक बिजनेस पार्टनर के बेटे से पहले ही तय की जा चुकी है और वो अपनी बेटी को एकेडमी छोड़कर अपने होने वाले पति से मिलने जाने का आदेश देती है। ये सुनकर रेको पूरी तरह टूट जाती है। जब किमितो बाकी लड़कियों को ये सब बताता है तो वो भी काफी दुखी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये रेको का फैमिली मामला होता है, कॉमनर्स क्लब बीच में पढ़ना ठीक नहीं समझता। तभी रेको का भाई एक और सच बताता है। वो खुद इस अरेंज्ड मैरिज को खत्म करना चाहता है। इसके बाद वो सबको लेकर जाता है उस घर में जहाँ रेको अपने होने वाले पति से मिलने वाली होती है, लेकिन वो जगह हैरानी से हथियारबंद गार्ड से भरी हुई होती है। एक पल भी सोचे बिना कैरन अपनी तलवार से गार्ड्स का काम तमाम कर देती है। इधर रेको का भाई अपने मार्शल आर्ट्स टीचर से लड़ता है। बाकी कॉमनर्स क्लब घर के अंदर घुस जाते हैं। हाकुआ सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके किमितो और आइका की मदद करती है। हाकुआ की मेड्स और वही मसल्स वाले लड़के भी उनकी मदद करते हैं जिन्होंने कभी किमितो को किडनैप किया था। आखिरकार सब लोग मीटिंग रूम तक ठीक समय पर पहुंच जाते हैं। किमितो रेको की माँ से शादी रोकने की गुजारिश करता है। किमितो को अपने लिए खड़ा होते देखकर रेको में भी हिम्मत आ जाती है और शादी से इनकार कर देती है, लेकिन रेको की माँ उसे चेतावनी देती है अगर उसने शादी से मना किया तो उसे घर से बेदखल कर दिया जाएगा और सारा पैसा भी छिन जाएगा। तभी किमितो आगे बढ़कर कह देता है कि वो रेको का ध्यान रखेगा। दुर्भाग्य से उसकी बात गलत समझ ली जाती है। सबको लगता है कि उसने शादी का प्रपोजल दे दिया है। बाकी लड़कियां पूरी तरह शॉक में चली जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब रेको की माँ इस प्रपोजल को मंजूर कर लेती है और वहीं किमितो को रेको का मंगेतर घोषित कर देती है। हालात तब और बिगड़ते हैं जब रेको की माँ कहती है कि वो शादी इसलिए मंजूर कर रही है ताकि वो रोज किमितो को टॉर्चर कर सके जब तक वो तलाक लेने पर मजबूर न हो जाए। आखिरकार रेको तो बच जाती है और कॉमनर्स क्लब फिर से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन किमितो की मुश्किलें अब पहले से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं क्योंकि अब वो किसी तरह रेको से एंगेज हो चुका है और चाहे वो कितनी भी बार रेको को ये गलतफहमी समझाने की कोशिश करे, लेकिन रेको अब भी मानती है कि एक दिन वो किमितो से शादी करेगी, भले ही उसे मसल्स वाले मर्द कितने ही पसंद क्यों ना हो। और बस यही खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।